नमस्ते, आप सभी का स्वागत है बीएससी के जूलॉजी एवं बोटनी के हिंदी माध्यम बैच में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 यानी इस वर्ष से हमारा ऑनर्स 4 वर्षों का हो गया है और 23-27 सत्र के बच्चों के लिए बोटनी और जूलॉजी का बैच मैं हिंदी माध्यम में लेकर चल रहा हूं। आपने एक वीडियो को देखा भी है, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला है, लगभग 5,500 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। तो आपको इतना बड़ा प्यार देने के लिए मैं सहृदय आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आप इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। मैं नियमित रूप से पूरे बोटनी और जूलॉजी के सभी एक एक बिंदुओं को, एक एक प्रश्नों को, एक एक टॉपिकों को आपके बीच में फ्री ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और आपके लिए सबसे पहले हिंदी माध्यम में मैं नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जो बीएससी जूलॉजी और बोटनी को इस साल लेकर पढ़ रहे हैं उनके बीच शेयर करें और अंत में अगर नियमित चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। इसी के साथ हमारा बेसिक बायोलॉजी का आज दूसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम आपके बीच सिलेबस को नियमित रूप से लेकर चलेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वो देखेंगे कि जीव जगत की विविधता को पढ़ा, यानी पूरी दुनिया में कितने जीव पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या विविधताएं हैं, इनको हमने पढ़ा। तो हमने पाया कि पूरे दुनिया में जो विविधता है उसकी संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। आप पिछला वीडियो के एक बार देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले पूरे जीवों की प्रजातियों की संख्या है। अब हम जिसको जीव बोलेंगे, इस पूरे पृथ्वी पर जिसको जीव बोलेंगे उसके अंदर कुछ विशेष लक्षण होनी चाहिए। तो जीव हम बोलेंगे किसको, इस पूरे पृथ्वी पर किसको जीव बोलेंगे? तो जीवों को हमने 5 लक्षणों को अभी तक पढ़ा है, जिसमें से एक परिभाषित लक्षण है, एक अपरिभाषित लक्षण है। परिभाषित लक्षण है कि जीवों के बीच कोशिकीय व्यवस्था होनी चाहिए, जीवों के शरीर के अंदर उपापचयन की क्रिया होना चाहिए और प्रत्येक जीव पर्यावरण से उद्दीपन करते हैं। यह 3 गो लक्षण जो है हमारा परिभाषित लक्षण में आ जाएगा और अपरिभाषित लक्षण में वृद्धि भी आ जाएंगे और जनन भी आ जाएंगे। यानी यह जीवों को केवल जीवों के ही लक्षण नहीं पाए जाते हैं इसमें वृद्धि में। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे निर्जीव चीज भी एक जगह पर ढेर लगने से उसमें वृद्धि होता प्रतीत होता है। जैसे पदार्थों का ढेर या बालुओं का ढेर या हिमालय पहाड़ का उदाहरण लेते हैं, हर वर्ष वह बढ़ रहा है। दूसरा, जनन को हम लोग अब जीवों के परिभाषित लक्षण में नहीं डालते हैं, क्योंकि थर्ड जेंडर को हम लोग जान रहे हैं, किन्नर को जान रहे हैं, वह जीवित तो है लेकिन अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो हम इस जनन को सभी जीवों का लक्षण नहीं कह सकते, इसलिए 2 लक्षण को, वृद्धि और जनन को जीवों के लक्षण माना जाता है, लेकिन परिभाषित नहीं, अपरिभाषित लक्षण के नाम से जानते हैं। लेकिन 3 लक्षण जिन जिन में होगी, कोशिकीय व्यवस्था, उपापचयन और पर्यावरण से उद्दीपन, यह सभी को हम जीव बोलेंगे। और ऐसे लक्षण पाने वाले जीवों की प्रजातियों की आबादी पूरे पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, जब जीवों को हम लोग देख लिए तो किसी भी जीवों को पहचान के लिए, सही उसको पढ़ने के लिए हमें उस जीव की नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो साइंस में हम उसको नाम पद्धति कहते हैं। नामकरण कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नाम 2 पद्धति से बना होता है, तो द्विनामकरण पद्धति, और 3 पदों से मिलकर बना होता है तो त्रिनामकरण पद्धति कहते हैं। आप एक बार पिछला वीडियो को जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। और आज से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से अब समझेंगे जीव विज्ञान का एक ब्रांच है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। अंग्रेजी में इसी को टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो टैक्सोनॉमी है क्या? तो जीवों के गुणों के आधार पर, यानी जीव के शरीर के गुण के आधार पर उनका विशेषीकरण,
उनका पहचान, उनका वर्गीकरण तथा नामकरण करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। बस एक लाइन का बड़ा सीधा सा परिभाषा है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसको इस जगह पे पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए। लिखेंगे वर्गीकी क्या है या वर्गीकरण विज्ञान क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, तो किसी भी जीवों के उसके शरीर के गुणों के आधार पे उन्हें एक वर्ग में सजाते हैं, क्रमबद्ध रूप से सजाते हैं। इसे ही हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे कि वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स क्या है। अब इसको समझेंगे कि सिस्टमेटिक शब्द जो है वो लैटिन शब्द से आया है। तो लैटिन शब्द किससे आया है? सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था करना। यानी हम लोगों ने अभी तक देखा 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करेंगे, इसी को हम बोलेंगे वर्गीकरण पद्धति। इसमें करते क्या क्या है? तो वर्गीकरण पद्धति में जीवों को सबसे पहले पहचान करते हैं, उसका नामकरण की पद्धति करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। यानी पूर्व से पाए जाने वाले जिस जीव से उनके लक्षण मिलते हैं उसके वर्गों में उन्हें डाल दिया जाता है। यही कहलाता है हमारा वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स। और इसमें एक चीज और बढ़ जाएगा। एक चीज क्या बढ़ जाता है कि जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। यानी 4 चीज मिल जाएगा, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और उसके विकासीय संबंध। यानी वह जीव का विकास किस जीवों से हुआ है, उनके पूर्वज कौन से जीव थे। जैसे हम मनुष्य है तो हम लोग को पता है कि हमारी विकास जो है बंदरों से हुई है, हमारे पूर्वज जो है बंदर है। ठीक इसी प्रकार कोई नए जीव मिलेंगे तो उनका पूर्वज संबंध क्या है, विकासीय संबंध किनसे है। तो इन चारों चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति। आप इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह बेसिक बायोलॉजी है, बेसिक रूप से लेकर चल रहे हैं। अगला हमारा एक आता है बेसिक के अंतर्गत ही आता है वर्गीकी संवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज। अब देखिए, जब हम जीवों का अभी तक देखे वर्गीकरण में टैक्सोनॉमी में 3 चीज किए थे। टैक्सोनॉमी में याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी में 3 चीज किए थे हम लोग। यानी वर्गीकी में क्या क्या किए थे? तो जीवों को पहचान किए थे, उसके बाद जीवों का नामकरण किए थे और तब उसके बाद जीवों का हम वर्गीकरण किए थे। 3 चीज किए थे, यह कहलाया था वर्गीकी। अब जब सिस्टमेटिक शब्द आया था जिसमें वर्गीकीकरण के बाद जो है एक शब्द जोड़ दिए थे विकासीय संबंध। इन चारों का अध्ययन करते हैं तो वह कहला जाएगा सिस्टमेटिक्स। अब इन चारों चीज़ों को पहचान करने के बाद एक वर्गीकी संवर्ग आता है कि उनका सही प्रकार से हम पहचान कर लिए, नामकरण कर लिए, वर्गीकरण कर लिए और विकासीय संबंधों को अध्ययन कर लिए, तो उनको एक सही क्रम में व्यवस्थित भी करना होता है। उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे देखेंगे कि समस्त जीवों को विशेष लक्षण के आधार पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग अथवा समूह का एक निश्चित क्रम होता है जिसे हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। यानी किसी भी जीवों को व्यवस्थित रूप से एक क्रम के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथे क्रमबद्ध रूप से उसको हम सजाते हैं, उसी को हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जीव को एक निश्चित क्रम होगा, एक निश्चित वर्ग होगा, न उससे वह आगे जा सकता है न उससे वह पीछे आ सकता है। इसकी चर्चा भी हम उदाहरण लेंगे तो और समझ में आपको आएगा। पहले इस परिभाषा को देखिए, परिभाषा को लिखिए और इसको समझेंगे अब उदाहरण से। तो सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पद अनुक्रम टैक्सोनॉमिक हियरार्की बनाते हैं। अब जितने भी वर्गीकी संवर्ग होंगे वह सब मिलकर एक पद अनुक्रम बनाएंगे। तो जीव वैज्ञानिकों ने दुनिया के सभी जीवों को 7 क्रम में 7 गो वर्गीकी क्रमबद्ध रूप से सजाया है। अब वह 7 क्रम क्या है तो आप देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो पहला हो जाएगा स्पीसीज। यहाँ से देखिए, पहला हो जाएगा स्पीसीज, इसके बाद यानी जाति, दूसरा बात हो जाएगा वंश जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे जीनस, तीसरा हो जाएगा कुल अंग्रेजी में बोलेंगे फैमिली, चौथा हो जाएगा गण अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्डर, पांचवा हो जाएगा वर्ग अंग्रेजी में बोलेंगे क्लास, और छठे पोजीशन पे आएंगे डिवीजन, और छठे पोजीशन पे ही आएंगे संघ यानी फाइलम, और 7वें सबसे अंतिम पद जो होंगे वह होंगे जगत यानी
किंगडम का। तो आप देखिए यहाँ सीढ़ी बाय सीढ़ी आप देखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे सीढ़ी बाय सीढ़ी समझिएगा। इसमें देखिएगा पहला सीढ़ी क्या था, स्पीसीज, दूसरा सीढ़ी क्या हो गया, जीनस, तीसरा सीढ़ी क्या हो गया, फैमिली, चौथा सीढ़ी क्या हो गया, ऑर्डर, पांचवा पे क्या हो गया, क्लास, और छठा में फाइलम भी हो जाएगा और यहाँ पे डिवीजन भी हो जाएंगे। और सबसे अंतिम सीढ़ी, अंतिम मंजिल जो है हमारा किंगडम है। इस प्रकार जीवों को देखेंगे तो वर्गीकी समवर्ग में 7 वर्गीकी समवर्ग में सजा दिए। किसी भी जीवों को 7 वर्गीकी समवर्ग में उसको हम सजा देते हैं, क्रमबद्ध बैठा देते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्गीकी समवर्ग। अब इसको 2 रूप में हम कर सकते हैं, एक आरोही रूप यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो देखें नीचे से ऊपर की ओर पूछेगा तो स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, और ऊपर से नीचे की ओर पूछेगा, अवरोही में पूछेगा तो किंगडम से स्पीसीज की ओर जाएंगे। लेकिन यह क्रम को हम कभी अपने से बदल नहीं सकते, किसी को आगे पीछे कर नहीं सकते हैं। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। आप 5 शब्दों को याद करोगे, मेरे साथ बोलोगे, एस जी फॉक, डी भी फाई किंग, बस 2 शब्द बोल लेंगे, हम लोग का पूरा 7 क्रम याद हो जाएगा। वो ट्रिक देखेंगे, एस जी फॉक, देखिए एस जी फॉक, डी भी फाई, एस जी फॉक, बोलोगे एस जी फॉक, डी भी फाई किंग, बस यह क्रम याद रहेगा इतने शब्द से। तो एस फॉर स्पीसीज, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, डीबी और फाई यानी डीबी फॉर डिवीजन, फाई फॉर फाइलम, और किंग फॉर किंगडम। तो अब एक उदाहरण लेंगे यहाँ पे, जैसे हम अपनी उदाहरण लेते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य का स्पीसीज सेपियंस है, जीनस होमो है। आप देखिएगा पीछे नामकरण वाला में चर्चा किए थे। उसका ऑर्डर होमिनिडी, फैमिली होमिनिडी हो जाएगा, ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा, क्लास मेमेलिया हो जाएगा, और हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को यानी जंतुओं को फाइलम में रखा जाता है 6ठे पद पे, और जितने पौधे होंगे उसको 6ठे पद पे जाकर डिवीजन में रखा जाएगा। यानी मनुष्य के जंतुओं के समूह को 6ठे पद में जाकर फाइलम में रखा जाता है, और पादपों के समूह को डिवीजन में रखा जाता है। ये 2 चीज समझ गए होंगे। तो जंतुओं के लिए केवल फाइलम और पादपों के लिए केवल डिवीजन का उपयोग होता है, और अंत में सबको फिर किंगडम में रखते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी जीव को जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे छोटा यानी स्पीसीज से आरंभ करेंगे और सबसे बड़ा पद यानी जगत तक पहुँचेंगे। इस तरह से किसी भी जीवों का हम अध्ययन करेंगे, चाहे वो जूलॉजी में हो या बोटनी में हो। आपको बोटनी जूलॉजी सबके बेसिक में इतना पढ़ने ही होंगे। सबसे ऊपर में पाया जाएगा किंगडम, उसके बाद पाया जाएगा आपका फाइलम और डिवीजन, इसके बाद आ जाएगा हमारा क्लास, इसके बाद आ जाएगा देखिए ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाएगा फैमिली, फैमिली के बाद आ जाएगा आपका जीनस, जीनस के बाद आ जाएगा स्पीसीज। तो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्यों हम पढ़ेंगे, तो एस जी फॉक, डी भी फाई किंग, इसमें भी ट्रिक काम कर जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला निकालेंगे एस जी फॉक, डी भी फाई किंग। तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सुंदर और आसान तरीका है। एस जी फॉक, डी भी फाई किंग, एस फॉर स्पीसीज, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, डी भी फॉर डिवीजन, और फाई फॉर फाइलम, किंग फॉर सबसे लास्ट किंगडम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको समझ जाने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। हमने पूरे दुनिया के जीवों के बारे में पढ़ा, नामकरण पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा, उसका पहचान पढ़ा, उसका विकासीय संबंध के अध्ययन को जब करेंगे तो सिस्टमेटिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमने अभी 7 पद में दुनिया के सभी जीवों को, चाहे वह पौधे हो या जंतु हो, सजाया था। 7 पद में उसको सजाएंगे। अब यहाँ पे हम वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण से ही यहाँ से बट जाएगा, एक तरफ बोटनी बढ़ जाएंगे और एक तरफ जूलॉजी बटेंगे। तो वर्गीकरण में देखेंगे
कि जीवों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे करते हैं, तो जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अब इतिहास में चलेंगे, सबसे पहले जीवों के वैज्ञानिक मापदंड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह अरस्तु है। आप देख रहे हैं फोटो यहाँ पे, इन्होंने ही सबसे पहले जीवों को बांटा था। किन किन श्रेणियों में बांटा था वो आप देखिएगा कि इन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक, अंग्रेजी में देखेंगे ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में वर्गीकृत किया था। देखेंगे पौधे का वर्गीकरण किया था, सब बड़ा बड़ा पौधा था इसको उन्होंने वृक्ष कहा, उससे छोटे छोटे पौधे थे उसको उन्होंने झाड़ी कहा, और सबसे छोटे पौधे को उन्होंने शाक कहा। तो अरस्तु के अनुसार से दुनिया के सभी पादपों को 3 वर्गों में वृक्ष, झाड़ी और शाक में डिवीजन किए थे, उन्होंने वर्गीकरण किया था। और जंतुओं को देखेंगे उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। तो दुनिया के सभी जीवों को देखिए, सभी जंतुओं को इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, एक लाल रक्त वाले जंतु और एक लाल रक्त अनुपस्थित वाले जंतु। कौन कौन आ जाएंगे लाल रक्त वाले में, तो देखेंगे मेमेलस यानी स्तनीय, लिजार्ड्स जो छिपकली हैं, सो बर्ड सभी पक्षी या फीसे सभी मछली सबको काटेंगे तो इसमें से लाल रक्त निकलेंगे। अब लाल रक्त किसमें से नहीं निकलेंगे, तो आप इंसेक्ट्स जितने भी कीट पतंग है उसको चीप कर देखिए, कॉकरोच को देखिए, मक्खी को मार कर देखिए, आपको अभी काटने वाला अभी के मौसम में उड़ रहा है बिरनी, भौरा, मधुमक्खी, इन सभी को देखिएगा तो उसके पास लाल रक्त नहीं पाए जाते हैं। तो उन्होंने लाल रक्त वाले जीवों को अलग और बिना लाल रक्त वाले जीवों को अलग छाड़ दिया। फिर एक जेली फिश है, इसके पास भी लाल रक्त नहीं पाए जाते हैं। तो अरिस्टोटल के वर्गीकरण को हम लोगों ने देख लिया, सबसे पहला इतिहास उन्होंने उठाया था। दूसरा वर्गीकरण हम देखेंगे, इसके बाद जो वर्गीकरण आया था वह आया था कार्लोस लिनियस के द्वारा। आप तस्वीर देखेंगे, कार्लोस लिनियस के द्वारा इन्होंने समस्त जंतुओं को, जितने भी जीव थे 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को उन्होंने द्विजगत पद्धति में बंटवारा किया था। अब इन्होंने कब बंटवारा किया था, तो देख रहे हैं 1758 ईस्वी में बंटवारा किया था, और इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत दुनिया के सभी जीवों को इन्होंने क्रमशः जितने पौधे थे उसको प्लांटी और जितने जंतु थे उसको एनिमेलिया कहा था। यानी पूरे 1.7 से 1.8 मिलियन जितने भी स्पीसीज थे उनको केवल 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग था पादपों का और दूसरा भाग था जंतुओं का। यह बांटे थे कौन, कार्लोस लिनियस। तो अभी देखिए अरस्तु का बंटवारा, फिर दूसरा में हम देख रहे हैं कार्लोस लिनियस का। दुनिया के सभी जीवों को, सभी पादपों को एक साथ प्लांटी में और सभी जंतुओं को एक साथ एनिमेलिया में, यानी पूरे दुनिया के जीवों को उन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में बांट दिया था। हिंदी में आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पर देखकर बोर्ड से। तो 2 जगत प्रणाली किसने दिया था, कार्लोस लिनियस ने दिया था, और इसने दुनिया के सभी जीवों को, यानी सभी जीवों कितना 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को सभी को 2 भागों में बांट दिया था। पहला सभी पौधे को प्लांट्स और सभी जंतुओं को एनिमल्स कहे थे। अब देखेंगे एक और वैज्ञानिक का नाम आता है वर्गीकरण के क्रम में, यह 1866 ईस्वी में है। इनका नाम है अर्नेस्ट हेकल। तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया था कि सभी पादपों एवं जंतुओं में से एक कोशिका, यानी एक कोशिका वाले जीवों को अलग कर एक अलग जगत प्रोटिस्टा में स्थान दिया था, जिसे 3 जगत वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। यानी अर्नेस्ट हेकल ने कार्लोस लिनियस का 2 जगत, अर्नेस्ट हेकल ने उनमें से पौधे और जंतुओं में से सभी एक कोशिकीय जीवों को बाहर निकाल दिया और उसे एक अलग किंगडम दे दिया, अलग जगत नाम दे दिया, जिस जगत को कहा गया
प्रोटिस्टा। एक डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अर्नेस्ट ने इसको 1860 के लगभग में कहा जाता है समय। 66 भी लिखल है तो गलती नहीं है, हम 66 भी पढ़ सकते हैं, 60 भी पढ़ सकते हैं। इसी से संबंधित आपको प्रश्न भी आएंगे तो इसी से संबंधित आएंगे। कब किया था? 1860 के आसपास ही जो उत्तर होगा उसी को हम सही मानेंगे। अब देखिएगा, दो चीज तो पहले से कार्लोस लिनेस ने क्या किया था, सभी जंतुओं को एनिमेलिया में डाल दिया था और सभी पादपों को प्लांटी में डाल दिया था। लेकिन इसमें बहुत सारे एक कोशिकीय पौधे भी थे, एक कोशिकीय जंतु भी थे। तो अर्नेस्ट हैकेल ने सभी एक कोशिकीय जीवों को पौधे में से भी और जंतु में से भी निकालकर नाम दे दिया था किंगडम प्रोटिस्टा। आप देख रहे हैं एक अमीबा जैसे आकार को, यह एक कोशिकीय होता है और यह किंगडम प्रोटिस्टा में रहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे, तीन किंगडम को समझ गए होंगे। अब चौथे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, इनका नाम है कॉपलैंड। इन्होंने 1966 ईस्वी में वर्गीकरण के एक सीढ़ी और आगे जाकर उन्होंने व्याख्या दी, यानी इन्होंने पूरे जीवों को 4 भागों में बांटा। तो किस किस भाग में बांटा सो देखें। कॉपलैंड ने पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा में से सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, ध्यान देंगे समझिएगा, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, यानी ऐसे जीव जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाई जाती है, न ही उसके अंदर झिल्ली से घिरे हुए कोई अंगक पाए जाते हैं, ऐसे कोशिका के बने हुए जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं और उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जितने भी बिना केंद्रक वाले जीव थे उन सभी जीवों को अलग कर एक अलग जगत मोनेरा में रखा। इन्होंने एक और नया किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा मोनेरा। उसमें जितने भी बिना केंद्रक वाले प्रोकैरियोटिक जीव थे उसको बाहर निकाल के उसमें रख दिया। अब इस प्रकार 4 किंगडम बन गए और उसको कहा गया 4 जगत वर्गीकरण पद्धति। इस डायग्राम को भी देखेंगे और समझेंगे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉपलैंड ने 1966 में दिया था। इसके अंतर्गत पहले से प्रोटिस्टा बना हुआ था, हमारा प्लांट बना हुआ था और एनिमल्स बने हुए थे। तो इसमें से यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव तो अलग थे, लेकिन इन तीनों में बिना केंद्रक वाला जीव था। ये तीनों में पाया जाता था प्रोकैरियोटिक जीव। तो इन सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को कॉपलैंड ने बाहर निकाला और इसको एक नया स्थान दे दिया जिसको बोला गया मोनेरा। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब सबसे अंतिम में हम देखते हैं अब क्या इसके बाद आता है। तो सबसे चर्चित और सबसे बेहतर जो किंगडम है वर्गीकरण का, उसे कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसको देने वाले वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटेकर। 1969 ईस्वी में। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम लोग इसको 1969 पढ़ेंगे। 1969 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था देखेंगे कि R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तावित किया था। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम, यानी इन्होंने कौन कौन सा जगत दिया। तो मोनेरा पहले से था, कुछ नहीं छेड़छाड़ किया। प्रोटिस्टा को कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, केवल एक जीव को नया निकाला बाहर जिसको नाम दे दिया गया। सबसे अंतिम में फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया तो पहले से ही थे। यानी कवक, जिसको हम कवक भी कहते हैं, पहले से कवक, कुछ कवक जो है वह प्रोटिस्टा में थे, कुछ कवक प्लांटी में थे और कुछ कवक एनिमेलिया में थे। तो उन सभी को अलग करके इन्होंने एक अलग स्थान दे दिया जिसका नाम दिया गया फंजाई। अब इस प्रकार इन्होंने पूरे जीवों को 5 किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किस किस गुण के आधार पे बांटा तो देखेंगे। इन्होंने बंटवारा जो किया था उसका पहला आधार था जीवों की कोशिका संरचना, दूसरा आधार था शारीरिक संरचना, तीसरा आधार था पोषण की प्रक्रिया और चौथा प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध। इन सभी गुणों के आधार पर उन्होंने इस वर्गीकरण को
किया था। अब इनके वर्गीकरण को हम देखते हैं डायग्रामेटिक रूप से। अब समझेंगे आप लोग, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके अंतर्गत कितने जीव है, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि 1.7 to 1.8 मिलियन दुनिया में ज्ञात स्पीसीजों की संख्या है। अब सभी वैज्ञानिक इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसमें सभी जीव बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने इन सभी में से जिसके पास में केंद्रक नहीं था, केंद्रक का अभाव था, उन सभी को 1.7 से 1.8 मिलियन में से सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, जितने भी देखेंगे यह डायग्राम आप बनाइएगा, मेरे साथ जैसे हम बना रहे हैं, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग निकाल दिया और निकाल कर उसे एक जगत में स्थान दिया, जिसे नाम दिया गया मोनेरा। हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, मोनेरा। आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें सभी जीवाणुओं के समूह आते हैं। जितने भी जीवाणु हैं वह सब मोनेरा के ही सदस्य है, और उनमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, यहाँ तक कि झिल्लियों का भी अभाव होता है। तो समझ गए कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज में से जितने प्रोकैरियोटिक थे सबको अलग छांटकर और एक किंगडम का स्थान दिया, जिसका नाम दिया गया मोनेरा। अब हम आगे देखेंगे, दूसरा प्रोटिस्टा के बारे में समझेंगे हम। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, अब जितना जीव बच गया यहाँ से प्रोकैरियोटिक के छांटने के बाद जो जीव बचे वह सब जीव कैसे थे, तो वह सब जीव अब बच गए सो यूकैरियोटिक थे। जितने भी बचे वह यूकैरियोटिक थे, यानी जीवों को सबसे पहले इन्होंने बांटा प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव में। प्रोकैरियोटिक को अलग छांटकर मोनेरा दे दिया, जितने बच्चे सब यूकैरियोटिक थे। अब यूकैरियोटिक में से इन्होंने फिर छांट लिया, किस जीवों को छांटा, तो सभी एक कोशिकीय जीवों को छांटा, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका के बने होते हैं, उनको छांटा और एक नए किंगडम में जगह दे दिया, जिसका नाम हो गया प्रोटिस्टा। आप फोटो में देख सकते हैं, यह सभी एक कोशिकीय जीव है और यह प्रोटिस्ट कहलाएंगे। तो मोनेरा को समझ गए, प्रोटिस्टा को समझ गए। अब चलिए हम समझेंगे फंजाई को। अब क्या किए, इसमें जितने भी बचा हुआ एक कोशिकीय हट गया, तो अब जो बचा इसमें से यूकैरियोटिक में बचा बहुकोशिकीय जीव। जब एक कोशिकीय को देखिए यहाँ पे हम छांट लिए, तो जितने बचे वह कैसे बचे, बहुकोशिकीय जीव। अब इन्होंने बहुकोशिकीय जीवों में से छांटा, किसको छांटा, जिसके पास कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। देखिएगा, ऐसे जीव जिनके पास में कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति वाले जीवों को छांट लिया और इसमें से 2 प्रकार के जीव मिले। एक जीव जो परपोषी थे, ध्यान देंगे परपोषी थे, और एक जीव जो स्वपोषी थे। तो जितने भी परपोषी जीव थे, पहले स्वपोषी परपोषी को फंजाई को एक के साथ प्लांटी में रखा गया था, जो बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न करता था। लेकिन आर.एच. बिटकर ने क्या किया, जितने भी परपोषी विषमपोषी जीव थे सबको छांटकर एक अलग स्थान दे दिया, जिसका नाम हो गया फंजाई यानी कवक। अब देख रहे हैं सभी कवकों का फोटो है, भिन्न भिन्न प्रकार के तस्वीरों को आप गोबर पे छत्ता के रूप में देखे होंगे, इसको पेड़ के टहनियों पे उगते हुए देखे होंगे, इसको आप अपने घरों में लकड़ी वगैरह की जो वस्तु होगी, सरता होगा, उसको ऊपर उगते हुए देखे होंगे, यानी इसको आपने देखा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने फंजाई को छांटा और इसमें से जितने भी स्वपोषी थे उन सभी को उन्होंने प्लांटी कहा। सभी हरे पौधे को प्लांटी में जगह दिया गया। और बहुकोशिकीय में से जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं थे, क्या थे, तो केवल कोशिका झिल्ली थे। केवल कौन चीज था, बाहर में केवल कोशिका झिल्ली था। और यह सभी कैसे थे, तो विषमपोषी थे। तो इन सभी जीवों को उन्होंने एक साथ एक किंगडम में जगह दिया, जिस किंगडम को बोला गया एनिमेलिया।
आप देख सकते हैं सभी जंतुओं में कौन कौन से गुण के आधार पर छांट दिए। इस प्रकार से R.H. व्हिटेकर ने दुनिया के सभी जीवों को 5 भागों में बांट दिया और इसको सबसे बेहतर किंगडम, सबसे बेहतर वर्गीकरण की पद्धति भी आज तक का माना जाता है, जिसमें जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया यानी 5 जगतों में बांटा गया है। अब चलिए इसको भी थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रखें, पांचों हमको नाम याद होना चाहिए। तो अभी तक हमने एक ट्रिक आपको दिया था S.G. फॉक, D.V. फाइकिंग। अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें किंगडम का ट्रिक निकालेंगे तो यहाँ पे देंगे मोप्रोफू, मेरे साथ बोलते चलिए, प्लान एनी। आप सब लोग हेडफोन लगा लीजिएगा। देखिए जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, पहला लेक्चर को लगभग 5,500 विद्यार्थियों ने देखा और यह चीज़ आप घर में अगर साउंड में सुनेंगे तो आपके माता पिताजी अगर नहीं समझ रहे होंगे तो बोलेंगे क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए जब भी पढ़ रहे हो तो आप हेडफोन जरूर कान में लगा के यूज कीजिएगा और तब उसके बाद आप मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए गुनगुनाइए, आप भी गुनगुनाइएगा। S.G. फॉक, D.V. फाइकिंग और किंगडम को याद करने के लिए मोप्रोफू, प्लान एनी। अब याद कीजिए S.G. फॉक, D.V. फाइकिंग, मोप्रोफू, प्लान एनी। तो हमारा वर्गीकी संवर्ग से लेकर 5 किंगडम तक का ट्रिक एक साथ याद हो गया। अब मो से मोनेरा, प्रो से प्रोटिस्टा, फू से फंजाई, प्लान से प्लांटी, एनीमेलिया, एनी से एनीमेलिया। ट्रिक कंप्लीट, नाम भी आपको याद हो जाएंगे। यह सब हमारा बेसिक बायोलॉजी में है जो हमें 9th तक पढ़ लेना चाहिए था। अगर आपने 9th तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 10th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 11th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 12th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आइए आपको हम BSc में जूलॉजी और बॉटनी को 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। आप ऑनर्स को अच्छे तरीके से समझिएगा, केवल आप सारे वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देखिएगा। हमारा वादा है कि आपके दिमाग में हर एक जीव विज्ञान के शब्दों को मैं घुसा दूंगा। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और पद्धति आई, उसको हमने 2 नामों से जानते हैं। एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या इसी को बोला जाता है 3 डोमेन सिस्टम। 1970 ईस्वी में आई थी और इसको देने वाले एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कार्ल वुईसी। अब कार्ल वुईसी ने 3 डोमेन वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जीवों को आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया में विभक्त किया। तो 3 भाग में बांटा, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया में। और इसी को उन्होंने 6 जगत भी कहा था, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यानी इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने किया क्या था, केवल मोनेरा में से 2 प्रकार के बैक्टीरिया था, एक पुराना बैक्टीरिया, एक नए बैक्टीरिया। तो पुराने बैक्टीरिया को इन्होंने आर्किया नाम दिया, नए बैक्टीरिया को बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने मोनेरा में से बैक्टीरिया को 2 भागों में बांट दिया। इस प्रकार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। जो आप देख रहे हैं प्रोटिस्टा सेम है, इसमें देखेंगे प्रोटिस्टा में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, फंजाई में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, एनिमेलिया में कोई बदलाव नहीं, प्लांटी में कोई बदलाव नहीं। केवल और केवल बदलाव हुआ तो किस में हो गया, मोनेरा में। यानी मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया गया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। क्लियर? तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए एक बार होल डायग्राम पढ़ेंगे पूरे 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम को। चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले वर्गीकरण का मापदंड अरस्तु को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। उन्होंने अरस्तु के बाद जब जगत सिस्टम आया था वहाँ से हम उठाए थे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम। इसको समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। देखेंगे सबसे पहले वर्गीकरण को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह वैज्ञानिक थे कार्लोस लिनियस। इन्होंने दुनिया के सभी जीवों को 2 जगत, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा था। अब उसके बाद
इनके बाद आए थे हेकल। उन्होंने क्या किया था, सभी प्लांट्स में से और सभी एनिमल्स में से एक कोशिकीय जीव को अलग निकाल दिए और नाम दे दिया प्रोटिस्टा, जो कहलाया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी पूरे दुनिया में जो जीव है 1.7 to 1.8 मिलियन, इन जीवों को हम सही सही समूहों में व्यवस्थित कर रहे हैं। इसी समूह में व्यवस्थित करने को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें इन वैज्ञानिकों का, इन 5 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण रोल है और सभी की भूमिकाओं को हम पढ़ रहे हैं। तो 3 किंगडम के बाद आता है 4 किंगडम, जिसको देने वाले वैज्ञानिक थे कॉपलैंड। इन्होंने क्या किया था, इन सभी में से प्रोकैरियोटिक को अलग निकाला और नाम दे दिया मोनेरा, यानी प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, एक नया नाम दे दिया मोनेरा। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हम चलेंगे आर.एच. बिटकर के पास, सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन देने वाले थे। इन्होंने 5 किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। और सबसे अंत में कार्ल बुइसी का नंबर आता है। इन्होंने पूरे जीवों को 3 डोमेन आर्किया, डोमेन यूकार्या और डोमेन बैक्टीरिया में बांटा। तो आर्किया में सभी आर्की बैक्टीरिया को रखा, यूकार्या में सभी यूकैरियोटिक जीवों को, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आते हैं, उनको रखा। और डोमेन बैक्टीरिया में सभी नए बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया को रखा था। इस तरीके से हमारा पूरा वर्गीकरण का इतिहास एक डायग्राम के माध्यम से संपन्न हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे। अब चले, ये तो था बायोलॉजी का वर्गीकरण, हमने देखा जीवों का वर्गीकरण। अब एक नाम आता है जो आप फोटो देख रहे हैं, थियोफ्रस्टस। आप लोग इनको नाम बोलेंगे, मेरे साथ 1-2 बार दोहराएंगे, थियोफ्रस्टस। इनकी जन्म 371 BC यानी 371 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 287 ईसा वर्ष पूर्व हो गई थी। यह जो है से ग्रीक के महान दार्शनिक फिलोसफर थे और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी उपाधि दिया जाता है। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बड़ी चर्चित हो जाएगी कि फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति जगत का जनक किनको कहा जाएगा, तो थियोफ्रस्टस को कहा जाएगा। इनको हम देखेंगे कि आखिर बॉटनी है क्या। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, या अंग्रेजी में बोलेंगे बॉटनी। अब आ जाइए, तो बिटकर के द्वारा 1969 में सभी जीवों को 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी सुझाए थे, यानी इसमें बंटवारा किया था, जिसमें से प्लांटी जगत को ही हम वनस्पति जगत भी कहते हैं और के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। किसमें विस्तार से पढ़ेंगे? तो वनस्पति जगत में यानी बॉटनी में पढ़ेंगे। आप लोगों में से जिसने भी बॉटनी ऑनर्स लिया होगा उसमें पादपों का क्या क्या पढ़ना है, तो पादपों का वर्गीकरण और इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे जब, तो प्लांटी को 5 किंगडम, जब प्लांटी को उठाएंगे चैप्टर, तो हाँ प्लांटी को हम 5 डिवीजन में बांटे हैं। बताए थे एसजी फॉक, डीबी फाइकिंग, यानी सभी जंतुओं को फाइलम में, सभी पादपों को डिवीजन में बांटे हैं। तो सभी पादपों को, जितने भी पादप हैं उनको हम 5 डिवीजन में बांटते हैं, जिसमें से आएगा सबसे पहला डिवीजन शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। इसके साथ हमको बॉटनी में पढ़ना क्या पड़ेगा कि विशेष वह कोशिका विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान, इन सभी चीज़ों को 5 फाइलम और कोशिका विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान को मिलाकर जीव विज्ञान का वनस्पति विज्ञान एक अलग बॉटनी सेक्शन को तैयार किया गया है, जिसे हम बॉटनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए एक और वैज्ञानिक है, फोटो आप देख रहे हैं अरस्तु का, इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु जगत के पिता के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम है अरस्तु, यह फिलोसफर थे। इनका जन्म 322 ईसा वर्ष पहले हुआ था और यह प्लूटोस एकेडमिक के विद्यार्थी थे। इनकी मृत्यु 384 ईसा वर्ष पूर्व हो गया। अब हम जानेंगे, जैसे बॉटनी के बारे में जाने वैसे हम जूलॉजी के बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम प्राणियों अथवा जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। यहाँ से 2 सेक्शन छट रहा, आप समझिए, बेसिक हम एक साथ लेकर चल रहे थे, अब यहाँ से दोनों को छाटेंगे, बोटनी को भी छाटेंगे और जूलॉजी को भी छाटेंगे। लेकिन जो बच्चे ऑनर्स में बोटनी लिए हैं उनको जूलॉजी भी पढ़ना होगा और जो जूलॉजी लिए हैं उनको बोटनी भी पढ़ना होगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी बोटनी का वीडियो भी और जूलॉजी का वीडियो भी नियमित रूप से देखिएगा, नियमित रूप से पढ़िएगा इन क्लासों को। अब जंतु जगत में लगभग 12.5 लाख ज्ञात प्रजातियां हैं। जंतु वैज्ञानिकों ने समय समय पर सभी प्रकार के जंतुओं को लक्षणों की समानताओं, यहाँ पर देखेंगे उनके एक समान लक्षण या लक्षणों की समानताओं एवं असमानताओं एवं भौगोलिक वितरण के आधार पर अध्ययन की सरलता हेतु विभिन्न समूहों एवं श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है, यानी विभाजित करते रहे हैं। वह समूह है, आप देख सकते हैं कि प्राणियों की संरचना तथा आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। अब इस लाइन को समझेंगे हम, जितने भी जीवों को देखें, आप अपने अगल बगल में गाय को देखिए, खुद को मनुष्य को देखिए, बकरी को देखिए, एक बिल्ली को देखिए, आपके घर में दौड़ते हुए चूहा को देखिए, आप अपने घर में छत पे रेंगते हुए आप छिपकली को देखिए। बाहर से देखने में सभी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, लेकिन जब इनके अंदर को हम काट कर देखेंगे तो बहुत सारी समानता दिखाई देगी। वह समानता कोशिका स्तर पर भी हो सकता है, शरीर के सम्मिति स्तर पर भी हो सकता है, प्रगुहा के स्तर पर हो सकता है, पाचन तंत्र के स्तर पे हो सकता है, परिसंचरण तंत्र के स्तर पे हो सकता है और जनन तंत्र के स्तर पे हो सकता है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर इन्हें कुल 11 फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। अब वह फाइलम है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, स्केलमेंथीस, एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इस प्रकार पौधे को हमने 5 डिवीजन में बांटा था। 5 डिवीजन को पढ़ना है, जिसमें 2 चीज़ और मिला देंगे, कोशिका विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, तो कुल 7 सेक्शन को हमको बोटनी में पढ़ना है। उसी तरह से जूलॉजी में कुल 11 फाइलम को पढ़ना है, जो आप पीछे देख रहे हैं। इसमें एक बढ़ जाएगा, प्रोटिस्टा से निकल के आ जाएगा प्रोटोजोआ। तो कुल 12 सेक्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा, किसमें? जूलॉजी में। अब देखेंगे इसके वर्गीकरण को, देखेंगे वर्गीकरण जो किया गया है सो कैसे किया गया है। तो देखिएगा सभी जंतुओं को, यानी जितने भी जंतु है वह सभी है कैसे, तो बहुकोशिकीय है और एक एक गुणों के आधार पे कैसे अलग कर रहे हैं। तो पहला गुण है सेलुलर लेवल, यानी कोशिकीय व्यवस्था, कोशिका के आधार पे, कोशिकीय व्यवस्था के आधार पे। दूसरा गुण है इनका सिमेट्री, यानी इनके जीवों की सममिति के आधार पे, यानी शरीर के बंटवारा होने के आधार पे। तीसरा गुण है बॉडी कैविटी, या इसी को बोलते हैं सिलोम, या हिंदी में बोलेंगे प्रगुहा या प्रगुहा। इसके आधार पे बांटेंगे, अलग अलग गुणों पे बांटेंगे। देखिए है क्या कि सभी जंतु जो लगभग 12.5 लाख, अभी तक हम कितना देखे थे, 1.7 से 1.8 मिलियन जंतुओं में से लगभग 1 मिलियन यानी 12.5 लाख जंतु जो है वह पाए जाते हैं। इन सभी जंतुओं में से ऐसे जीव जिनका शरीर केवल कोशिका का बना होता है, उन सभी को हम एक फाइलम बना दिए, जिस फाइलम का नाम हो गया पोरीफेरा। उसके बाद देखेंगे कि अब जितने जीव बच गए वह बचे या तो टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल के, या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, यानी या तो वह जीव बच गए उत्तक वाले, या बच गए अंग वाले, या बच गए अंग तंत्र वाले। तो इन सभी जीवों को हम एक साथ रखे थे और इसमें से छांटे थे, किसके आधार पे? तो ऐसे जीव जिनके शरीर को रेडियल सिमेट्री है, यानी गोलाकार है, बीच से बिंदु से गुजरने वाली कोई भी रेखा इसके शरीर को बराबर भागों में बांट सकती है। इसी को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। समझ गए होंगे आप?
तो इस प्रकार के जीवों को अलग करके दो अलग अलग भागों में फाइलम बना दिए। एक था सिलेंट्रेटा और एक है टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को हम नाइजीरिया के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम आगे हम देखते हैं, एक 3 गो के निकाल लिए, बंटवारा कर लिए, तो जितना भी जीव अब बच गया, एक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। देखिए अभी आप केवल नाम सुनते चलिएगा, याद अब ट्रिक से करवाएंगे 11 फाइलम का नाम आपको हम। पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए आप। अब जो भी जीव बचे वो अब बाइलेटरल बचे, यानी कैसे बचे? बाइलेटरल। अब बाइलेटरल है क्या? तो ऐसे जीव जिनके शरीर का बंटवारा बीचों बीच किया जा सकता है दाहिने और बाएं के रूप में, यानी अब ऐसे हम काटेंगे, किसी भी कोई भी रेखा बीच से गुजरने वाली उसके शरीर को बराबर नहीं बांट सकती है, केवल उसके शरीर के बीच से काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बंट जाएगा और दोनों भाग एक दूसरे को बराबर ढक लेगा। जैसे एक हथेली को देखे दोनों तरफ से ढक लिया है, उसी प्रकार उस जीव का शरीर भी दाहिने और बाएं में काटेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेगा। तो इस प्रकार के शरीर की रचना को हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, हिंदी में बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति। तो यह सभी जीव में से अब इसको में से 3 प्रकार के जीवों को बांटा गया है। एक तीसरा गुण था सिलोम। अब सिलोम समझिए वो क्या है? तो सिलोम जीवों के निर्माण के समय गर्भ अवस्था में 3 प्रकार के जनन परत होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो मीजोडर्म की कोशिका में सिलोम पाई जाती है जो शरीर के अंदर गुहा का निर्माण करती है। गुहा मतलब खाली स्थान, खाली स्थान होगा तब उसमें अंग रहेंगे। तो शरीर के अंदर की गुहा यानी खाली स्थान का निर्माण करता है वह सिलोम होता है। तो ऐसे जीव जिनमें अब 3 भाग में बांटा है, विदाउट बॉडी कैविटी जिसमें सिलोम नहीं पाए जाएंगे वैसे कहलाएंगे एसिलोमेट। दूसरा जीव हो जाएंगे विद फॉल्स सिलोम यानी सूडो सिलोमेट जिसमें सिलोम है लेकिन झूठे रूप में है। और सबसे अंतिम में है ट्रू सिलोम यानी जिनके शरीर के अंदर खाली स्थान पाए जाएंगे, गुहा पाए जाएंगे। तो इसके आधार पे जीवों का बंटवारा किए तो एक जीव है प्लेटीहेलमिन्थेस जो बने होते हैं किनका? ऑर्गन, केवल ऑर्गन का, केवल अंग का बने होते हैं और इनमें कोई सिलोम नहीं पाया जाता है। इसका हम चौथा नाम दे दिए प्लेटीहेलमिन्थेस। 5वां एक और जीव है जिसका नाम है एस्केलमेंथिस जिसमें सूडो सिलोम पाया जाता है। अब यहाँ देखिए सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ 2 सूडो सिलोमेट जीव। तो प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे, यही सूडो सिलोमेट तक यानी एस्केलमेंथिस तक ही पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। इसके बाद का जो जीव है विद सिलोम वाले जीव जिसको हम सिलोमेट जीव कहेंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अब चलिए इसको एक बार किसी से नाम आपका याद हो नहीं सकता है, चाह कर भी हो नहीं सकता है, तो हम ट्रिक से चलेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रिक को, इसमें देखिएगा 11 फाइलम है। एक कहानी समझिएगा, राजा रानी की कहानी की तरह एक परी थी जिसको खाने की मेज पे वस्तु सजी हुई है। क्या सजी हुई है तो हम लोग देखेंगे कि परी को खाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो परी के लिए जो भोजन बना तो उसको कहा जा रहा है कि परी को, देखेंगे यहाँ पे कि परी को 10 प्लेट अच्छा अंडा और मुर्गा एक ही चोर ले भागा। अब देखिए यह कहानी को याद करेंगे कि एक परी थी जिसको खाने के लिए रखा हुआ था कौन चीज़? तो परी के टेबल पर रखा हुआ था 10 प्लेट अच्छा अंडा और मुर्गा बना कर रखा हुआ था। अब परी खाने जाती उससे पहले एक चोर आया, यानी एक ही चोर आया और उस खाने को चुराकर भाग गया। इस तरीके से पढ़िए आप 1-2 बार मेरे साथ कि परी को 10 प्लेट अच्छा अंडा और मुर्गा
एक ही चोर ले भागा। अब यह एक दो बार पढ़िए कि परी को 10 प्लेट अच्छा अंडा और मुर्गा, एक ही चोर ले भागा। अब इससे 11 फाइलम आपको याद हो जाएगा। परी से हो जाएगा पोरी फेरा, देखेंगे एक एक करके। उसके बाद देखेंगे को, परी को तो CO, को से सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी बोलेंगे। 10 से टीनोफोरा, प्लेट से प्लेटी हेलमेंथिस, अच्छा से स्केलमेंथिस, अंडा से एनेलिडा, और से अर्थोपोडा, मुर्गा से मोलस्का, एक से इकाइनोडर्मेटा, और ही से हेमिकोडाटा, और अंतिम में चोर से हो जाएगा कोडाटा। और ले भागा सेंटेंस को बनाने के लिए मिलाया गया है। इस प्रकार से हम जंतुओं को 11 फाइलम का ट्रिक के माध्यम से इन सभी फाइलमों को याद कर लेंगे और एक एक फाइलमों को हम पढ़ेंगे जूलॉजी के सेक्शन में। अब एक बंटवारा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स को कर रहे हैं। पूरे दुनिया के जंतुओं को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक ऐसे जंतु जो वर्टिब्रेटस है, तो वर्टिब्रेटस बोलेंगे किसको, तो देखिए बैकबोन यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और एक ऐसे जीव जिनको हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेटस, हिंदी में बोलेंगे अकशेरुकी, और इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेटस को बोलेंगे कशेरुकी, कशेरुकी। अब समझिए पूरे जीवों को, पूरे जंतुओं को कशेरुकी और अकशेरुकी में बांट दिए, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब इसमें देखिए पोरीफेरा आ गया, रीढ़ की हड्डी नहीं है, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया आ गया, और इसी में टीनोफोरा भी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्लेटी हेलमेंथिस में भी नहीं पाया जाएगा, एनेलिडा में भी नहीं पाया जाएगा, मोलस्का यानी घोंघा में नहीं पाया जाएगा। अब देखेंगे अर्थोपोडा जिसमें बहुत सारे कीड़ा कीट पतंग आते हैं, कीड़ा मकोड़ा आता है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाएगा। इकाइनोडर्मेटा इसमें भी नहीं पाया जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी पाई किस में जा रही है, तो 2 फाइलम हेमिकोडाटा में भी नहीं पाई जाएगी, केवल कोडाटा के वर्टिब्रेटस में पाए जाएंगे, जिसमें आएंगे कौन कौन, बर्ड्स, मेमेलस यानी पक्षी आ जाएंगे, सभी स्तनीय प्राणी आ जाएंगे, मछली आ जाएगी, सांप आ जाएगा और मेढक आ जाएगा। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं इन सभी जंतुओं को एक एक करके इसके अंदर की बनावट, इसकी बाहर की बनावट, इसके अंग के कार्यों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जूलॉजी सेक्शन के 4 वर्षों में एक एक सेमेस्टर करके, यानी पूरे 8 सेमेस्टर में इन सभी जंतुओं के बारे में पढ़ लेंगे। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आए होंगे और हमारा बेसिक बायोलॉजी का यह दूसरा सेक्शन आज समाप्त हो रहा है। अब कल से नेक्स्ट वीडियो आपको 3rd पार्ट जो मिलेंगे वह एक बोटनी सेक्शन का पहला जो होगा आपका प्रोटोजोआ का पहला लेक्चर से क्रमबद्ध मिलेंगे। जूलॉजी सेक्शन में, फिर बोटनी सेक्शन में माइक्रोबायोलॉजी को लेकर चलेंगे। तो दोनों हम साथ साथ लेकर चलेंगे। सप्ताह में आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे बोटनी से और 2 वीडियो देखने को मिलेंगे जूलॉजी से। आप धीरे धीरे या एक एक वीडियो अभी सप्ताह में एक बोटनी से और एक जूलॉजी से रिलीज करेंगे। आप उसको अपने नोटबुक पे नोट कीजिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को पीछे करके फिर से रिपीट करके देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करूंगा। कॉल से फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे संस्थान के ऑफलाइन क्लास में आकर जुड़कर पर्सनली भी आप वह कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस तरीके से आप बोटनी और जूलॉजी की मुफ्त तैयारी कर सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन में जहाँ भी रहो, घर पे रहो या रिलेशनशिप में रहो, पढ़ते रहो। आपके साथ 24x7 ऑनलाइन क्लास के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे लेता हूँ शुभ विदा। आप सब पढ़ते रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आप सभी को शुभ रात्रि।